हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल केसेस इन असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो अगर स्पेशल केसेस इन असाइनमेंट प्रॉब्लम या कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स देखें असाइनमेंट के, तो हम देखेंगे कुल तीन तरह के स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं। एक अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, सेकंड इज अल्टरनेट और मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन, थर्ड इज प्रोहिबिटेड असाइनमेंट। एक एक करके सभी को समझेंगे। बात कर लेते हैं पहले अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम की। अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो हमें पहचानना होता है कि प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है कि नहीं है। अगर किसी प्रॉब्लम में नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, अगर किसी भी दिए गए असाइनमेंट प्रॉब्लम में नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स ना हो, या जितने मशीन्स हो उतने जॉब्स ना हो, जितने वर्कर्स हो उतने जॉब्स ना हो, या जितने जॉब्स हैं उतने वर्कर ना हो, या जितने सेल्समैन हैं उतने टेरिटरीज ना हो, या जितनी टेरिटरीज हैं उतने सेल्समैन ना हो, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिख रहा हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब अगर अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम की ऑब्जेक्टिव की बात करें कि अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम की ऑब्जेक्टिव क्या होती है, तो ये दोनों तरह की हो सकती है। ये मैक्सिमाइजेशन का भी हो सकता है, ये मिनिमाइजेशन का भी हो सकता है। तो अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो अनबैलेंस असाइनमेंट को सॉल्व करने का जो पहला तरीका है कि सबसे पहले तो आप तो उसकी ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट कर लें कि वो मैक्सिमाइजेशन का है, वो मिनिमाइजेशन का है। आप एक बार मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन आपको समझ गया, ठीक है, तो आपके दिमाग में तो स्टेप्स क्लियर है कि मैक्सिमाइजेशन है तो मुझे रिग्रेट करना पड़ेगा, फिर रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, ऑप्टिमेलिटी टेस्ट और उसके बाद असाइनमेंट, ये सारी प्रोसेस फॉलो करनी है। अगर मिनिमाइजेशन है तो मुझे रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, ऑप्टिमेलिटी टेस्ट, असाइनमेंट, ये सारे प्रोसेस करनी पड़ेंगे। पर बात आती है कि जब तक असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस्ड ना हो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला टास्क क्या हो जाएगा आपके लिए? सबसे पहला टास्क हो जाएगा आपके लिए कि अनबैलेंस्ड जो प्रॉब्लम है उसको बैलेंस्ड में कन्वर्ट किया जाए। अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को बैलेंस्ड में कन्वर्ट किया जाए। अब अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस्ड में कैसे कन्वर्ट होगा? तो इट इज डन बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डमी वर्कर, डमी टेरिटरी, डमी सेल्समैन, डमी वर्कर जॉब। ओके, जो कुछ भी कम होगा, रो कम होगा या कॉलम कम होगा, जो तो वो उसका डमी इंट्रोडक्शन करेंगे। अगर जॉब कम है तो डमी जॉब इंट्रोड्यूस की जाएगी, वर्कर कम है तो डमी वर्कर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि प्रॉब्लम बैलेंस्ड हो जाए, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए, तब जाके ही हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम सिर्फ अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। आने वाले सेशंस में हम अल्टरनेट और प्रोहिबिटेड के बारे में ही बातें करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कंपनी हैज 4 मशीन। एक कंपनी के पास कितनी है? 4 मशीन एंड 3 जॉब। सीधा सीधा यही दिख जा रहा है कि ये प्रॉब्लम क्या है? अनबैलेंस्ड। टू कंप्लीट, ओके, कंप्लीट करने के लिए 4 मशीन है, 3 जॉब्स है, आपको कंप्लीट करनी है। देन ईच जॉब कैन बी असाइन टू वन एंड ओनली वन मशीन। ओके, हर जॉब सिर्फ एक मशीन को ही अप्लाई दिया जा सकता है। द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर क्या दिया है? कॉस्ट दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये, नोट कर लो। द कॉस्ट ऑफ जॉब ऑन ईच मशीन आर गिवन। ओके, मतलब हर मशीन पे एक जॉब को प्रोसेस करने के लिए कितना कॉस्ट लगे। जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो M1 मशीन पे जॉब J1 को प्रोसेस करने के लिए 20 रुपीज़ लगेंगे। M1 मशीन पे जॉब J2 प्रोसेस करने के लिए 10 रुपीज़ लगेंगे। M1 मशीन पे जॉब J3 प्रोसेस करने के लिए 12 रुपीज़ लगेंगे। ऐसे सारे कॉस्ट दिए हुए, M2 का J1 पे 26, J2 पे 15 एंड J3 पे 17, ऐसा सबका कॉस्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दें कि आपको क्या फाइंड आउट है। फाइंड द असाइनमेंट ऑफ जॉब टू मशीन। जॉब असाइन करने हैं किसको? मशीन्स को। किस लिए? मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो ये वर्ड मिनिमाइज ये मुझे बता दे रहा है कि मेरा प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है। समझो कभी कभी ये बताया नहीं जाता है कि मिनिमाइज करना है कि मैक्सिमाइज, तो आप कैसे समझेंगे? तो उस समय ये जो वर्ड है ना कॉस्ट, ये हमें कीवर्ड की तरह काम करता है, की इंडिकेटर की तरह। जब भी कॉस्ट आता है, कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना होता है। तो ये याद रख लिए, कॉस्ट को हमें क्या करना होता है? मिनिमाइज करना होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। टाइम को मिनिमाइज करना होता है। तो कॉस्ट, टाइम, ये की इंडिकेटर्स हैं, आप इसे याद रख लीजिए। इन्हें क्या करना होता है? मिनिमाइज करना होता है। प्रॉफिट, इफेक्टिवनेस, सेल्स, इन्हें मैक्सिमाइज करना होता है।
तो ये बातें आप याद रख लीजिए, अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। अब बात करते हैं इस टेबल की। तो यहाँ पर देखिए 4 रोज दिख रहे हैं, 4 मशीन्स है जो रोज में लिखे गए हैं, 1 2 3 4, ये 4 रोज दिख रहे हैं। ओके, 4 रोज, 4 R लिखता हूँ। ओके, और कॉलम देखेंगे तो J1 J2 J3। ओके, तो 3 कॉलम्स, मैं यहाँ पर 3C लिख देता हूँ। ओके, 3 कॉलम्स है, तो रोज 4 है, कॉलम 3 है। ओके, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, मतलब सीधी सीधी बात पता चल रही है कौन सा अनबैलेंस असाइनमेंट है। तो जब भी अनबैलेंस असाइनमेंट मिल रहा है, सबसे पहला टारगेट, तो किसी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला टारगेट क्या है, आप फाइंड आउट कर ली कि उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। आपने फाइंड आउट कर ली, इस प्रॉब्लम की ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन है, आपके दिमाग में स्टेप सेट है। पर आपको दूसरे सेकंड पॉइंट पे ये पता चल गया कि ये प्रॉब्लम तो अनबैलेंस्ड का है। तो जब भी आपका प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड हो, आप उसे बैलेंस किए बिना आगे बढ़ नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस असाइनमेंट करना पड़ेगा। तो बैलेंस असाइनमेंट कैसे किया जाता है, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डमी। ओके, तो डमी यहां पर क्या हो जाएगा, अब जॉब J1 J2 J3 है, और मशीन M1 M2 M3 M4 है। कम कौन है, कम तो जॉब है, तो मुझे जो कम है वो डमी एज ए इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो जॉब कम है, तो मैं यहां पर J4 नाम का एक डमी जॉब इंट्रोड्यूस करूंगा। तो कॉस्ट क्या रखे, कॉस्ट 0 रख दो। ऐसे कभी मैक्सिमाइजेशन में आया और कुछ प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया होता है, ओके, या इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स या सेल्स मैट्रिक्स दिया होता है, तो क्या करेगा, तो उसको भी 0 रख देना। डमी में जो कुछ भी आएगा वो 0 ही होगा। तो आपने J4 0 कर दिया। अब आपका अगला टारगेट क्या, आपको पता चल गया भाई ये प्रॉब्लम तो मिनिमाइजेशन का, मुझे रो मिनिमाइजेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम सेट आपका। अब रो मिनिमाइजेशन मतलब क्या, आप क्या कीजिए, हर रो का मिनिमम एलिमेंट, तो पहला रो देखिए मिनिमम तो 0 है, तो 0 सभी में से माइनस कर देंगे। अगर 0 सभी में से माइनस करते तो कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, सेम एज इट इज आया जाएगा। 20 10 12 और 0। सेकेंड रो में भी देखेंगे तो मिनिमम एलिमेंट 0 है, ये रहा आपका सेकेंड रो। सेकेंड रो में देखिए तो सब मिनिमम एलिमेंट 0 है। ओके, तो अगेन 0 माइनस किया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 26 15 17 0। देन थर्ड रो मिनिमम एलिमेंट 0, तो फिर से वही 30 19 21 0। देन फोर्थ, अगेन 0 मिनिमम एलिमेंट, 34 20 23, देन अगेन 0। तो रो मिनिमाइजेशन तो मेरा सेट है। रो मिनिमाइजेशन के बाद अगला क्या होता है, कॉलम मिनिमाइजेशन। तो कॉलम मिनिमाइजेशन, रो मिनिमाइजेशन जो आया है आंसर, उसको एज ए इनपुट कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये रो मिनिमाइजेशन जो आंसर आया, इसके पहले कॉलम में देखेंगे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। तो इसके पहले कॉलम में तो मिनिमम एलिमेंट 20 दिख रहा है, वो सब में से माइनस कर देंगे कॉलम 1 में से। कॉलम 2 में मिनिमम एलिमेंट देखेंगे, क्या है हमारा, 10 है, वो J2 कॉलम के सभी एलिमेंट में से माइनस कर देंगे। J3 में देखेंगे सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, तो हमारा 12 दिख रहा है, तो J3 के सारे एलिमेंट में से 12 माइनस कर देंगे। J4 में तो मिनिमम कितना है, 0, तो 0 माइनस करने में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है और वो 0 ही आएगा। चलिए वो यहाँ पर हम अब इसे फाइन डन कर देंगे। तो देखो फर्स्ट रो में हमारा क्या है, फर्स्ट कॉलम में, सॉरी, फर्स्ट कॉलम में मिनिमम एलिमेंट हमारा क्या है, 20, तो 20 सभी में से माइनस करते हैं, तो 20 माइनस 20 0। देन 26 माइनस 20 6 आ गया। देन 30 माइनस 20 10 आ गया। देन 34 माइनस 20 14 आ गया। देन सेकेंड कॉलम मिनिमम एलिमेंट है हमारा 10, तो 10 माइनस 10 0 आ गया। 15 माइनस 10 5 आ गया। देन 19 माइनस 10 9। 20 माइनस 10 10 आ गया। देन कॉलम थर्ड, तो मिनिमम एलिमेंट है हमारा 12, 12 माइनस 12 0। देन 5। देन 21 माइनस 12, अगर 21 माइनस 12 किया तो मैंने कितना आ गया, 9। देन 23 माइनस 12 तो 11, और यहाँ पर 0 माइनस 0, ओके 0 0 ही आएगा।
जीरो लिख देता हूँ इसको अच्छे से। अब इसके बाद क्या करना होता है, हमें ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के लिए जाना। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट या आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन बोल दो, कोई सेम ही है, कोई फर्क नहीं। तो जब भी आप ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के लिए जा रहे हो या नंबर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन के लिए जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हर रो में जितने भी नंबर ऑफ जीरोस हैं या कॉलम्स में जितने भी नंबर ऑफ जीरोस हैं, आप सारी चीजें मेंशन कर दो। ओके, तो मैं यहाँ पर कितने 4 जीरो है, 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 जीरो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देखिए कौन सा कॉलम या कौन सा रो है जिसके पास सबसे ज्यादा जीरो है। तो रो M1 उसके पास 4 जीरोस है और कॉलम J4 उसके पास 4 जीरोस है। आप जिसे कट करना चाहते हैं फ्री इंडिविजुअली आप उसे कट कर दीजिए। तो मैंने समझो इसको कट कर, तो क्या हो गया, इसके 4 जीरोस तो चले गए, पर इसकी वजह से क्या हुआ, इसके 3 जीरोस बचे, इसके 1 जीरो थे वो भी कट, 1 जीरो कट, इसके 1 जीरो गायब। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो 3 है, J4 के पास है, कट कर दिया मैंने। अगर मैंने कट कर दिया तो इसके 3 जीरो चले गए, इसके 1 जीरो 1 जीरो, तो लगभग सारे जीरो कट हो गए। और लाइंस कितनी आई हैं, 2। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट क्या बोलता है, जितने नंबर ऑफ रो हैं जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतनी ही लाइन आए तो आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल है, अदरवाइज ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, आपको और फर्दर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो 2 लाइन आई है जो कि 4 के इक्वल नहीं, तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस numbers of lines not equal to order of matrix, order of matrix मतलब 4 rows 4 columns, ओके। तो therefore further solution is possible, मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारा अचीव नहीं हुआ है। फर्दर solution is possible, तो आगे एक सोल्यूशन मिलेगा। अब जो फर्दर सोल्यूशन है वो कैसे निकाला, तो फर्दर सोल्यूशन निकालने के लिए आपको पहले एलिमेंट ऑफ चेंज ढूंढना पड़ेगा। अब एलिमेंट ऑफ चेंज क्या होता है, जैसे कि मेरे पिछली वीडियोस जो मैक्सिमाइजेशन की वीडियो थी उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि एलिमेंट ऑफ चेंज जिसे हम क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जब आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हो तब आपके पास 3 तरह के एलिमेंट तैयार होते हैं। एक ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर से लाइन नहीं गई, एक ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर से लाइन नहीं गई, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, अनकवर्ड एलिमेंट। और ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर से लाइन गई हुई है, लाइन कट कर रही है, ओके, लाइक जीरोस यहाँ पर है, ओके। या कुछ ऐसे एलिमेंट जो जीरो के अलावा, आगे हम देखेंगे जीरो के अलावा भी कुछ एलिमेंट पे जीरो की वजह से लाइन जा सकती है। तो जिनके ऊपर से लाइन गई हुई है, ये लाइन जिनको कट कर रही है उसको बोलते हैं कवर्ड एलिमेंट। कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो 2 लाइन के इंटरसेक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर आप बात कर लेंगे तो ये जीरो की, ये क्या है, इन 2 लाइन के इंटरसेक्शन पे प्रेजेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टेड एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेक्टेड एलिमेंट। तो 3 तरह के एलिमेंट कौन से तैयार हुए, अनकवर्ड जिनके ऊपर से लाइन नहीं गई है, कवर्ड जिनके ऊपर से लाइन गई है, इंटरसेक्टेड जो 2 लाइन के इंटरसेक्शन पे प्रेजेंट है। तो अब जब आप थीटा फाइंड आउट कर रहे हो, दैट इज द एलिमेंट ऑफ चेंज, जब आप फाइंड आउट कर रहे हो तो आपका टारगेट क्या होगा कि जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है ना उनमें सबसे छोटा फाइंड करो। तो अनकवर्ड है कौन कौन, यहाँ पर 6 5 5 10 9 9 14 10 11, ये सारे अनकवर्ड है। तो जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो मेरा एलिमेंट ऑफ चेंज क्या आ गया, 5। अब ये एलिमेंट ऑफ चेंज का करेंगे क्या, तो एलिमेंट ऑफ चेंज को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे अनकवर्ड में से, ओके। तो जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उनमें से एलिमेंट ऑफ चेंज को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और कवर्ड को हम कुछ नहीं करेंगे, और इंटरसेक्टेड में इस एलिमेंट ऑफ चेंज को प्लस करेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी, क्या करना है,
जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उनमें से एलिमेंट ऑफ चेंज को माइनस करेंगे, मतलब फाइव को माइनस करने वाले हैं सब में से, अनकवर्ड में से, और कवर्ड को हम कुछ नहीं करेंगे, और इंटरसेक्टेड में हम फाइव को प्लस करेंगे। तो चलो ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। इसके लिए मैं ये पार्ट को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इतना नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं इसको हम लोग। चलो कॉपी कर लिया इसको, कॉपी, चलो नेक्स्ट पेज पे ले लिया इसको। तो नेक्स्ट पेज पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, या पेस्ट। ओके, इसका इस स्टेप का नाम क्या होगा? ओके, स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 क्या होगा? इम्प्रूवमेंट मैट्रिक्स। इसका नाम लिखना आपको इम्प्रूवमेंट मैट्रिक्स। अगर नाम नहीं लिखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्दर सॉल्यूशन भी लिख दो, इम्प्रूवमेंट मैट्रिक्स। अब ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, नहीं एक एक करके हटाते हैं। ओके, इसकी तो काम नहीं है, ज़रूरत नहीं है इसका, तो इसे तो मैंने ओके क्या करते हैं, अनकवर्ड वालों में से क्या कर देते हैं, पहले फाइव को माइनस कर देते हैं। तो चलो एक एक करके रब करेंगे और लिखते भी जाएंगे। ओके, तो 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0। अब ये क्या है, कवर्ड है, इसको तो कुछ नहीं करना अपने को। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 अगेन 4, तो 0 तो कवर्ड है, कुछ करना नहीं उसका। 14 माइनस 5 तो कितना हो गया 9, 10 माइनस 5 अगेन 5, 11 माइनस 5 6। अब ये 0 कवर्ड है, इसका तो कुछ करना नहीं, ये 0। अब ये इंटरसेक्टेड है, जिस इंटरसेक्टेड में 5 प्लस कर देना है, तो वहां पर क्या कर देते हैं हम लोग, 5 प्लस कर देते हैं, तो 0 प्लस 5 5 हो गया। ओके, अब ये मेरा इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स तैयार है। अब इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स में भी अगेन ऑप्टिमैलिटी टेस्ट परफॉर्म करना है, तो यहाँ पर कॉमा करके हम लिख देते हैं ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स और उसके बाद ऑप्टिमैलिटी टेस्ट हम परफॉर्म कर देते हैं। तो कितने जीरो हैं यहाँ पर, 3 0, यहाँ पर भी 3 0, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर कितने जीरो हैं, 3 0 है, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 1 0। ओके, अब आप रो और कॉलम देखिए किसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो। अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो देखे तो कितना है, 3 है। M1 के पास है, M2 के पास है, MJ4 के पास है। ओके, तो जो भी हमें अच्छा लग रहा है हम उसे क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो चलो मैं M1 को कट कर देता हूँ। ओके, तो M1 को कट कर दिया मैंने, तो देखो क्या हो गया, इसके 3 जीरो तो चले गए, इसका तो कोई जीरो नहीं गया, इसका 1 जीरो गया, एक बचा, इसका भी 1 जीरो गया, एक बचा, इसके 1 जीरो चले गए। ओके, अब हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो, अब हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो किसके पास बचता है, M2 के पास बचता है और J4 के पास बचता है। मैंने M2 को कट कर दिया, तो क्या हो गया, इसके 3 जीरो चले गए, इसकी वजह से इसका 1 जीरो चला गया, 2 बचा, इसका 1 जीरो था वो भी चला गया, इसका 1 जीरो था वो भी चला गया। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो 2 है जो कि J4 के पास है, फिर मैंने इसको भी कट कर दिया, तो इसके 2 जीरो चले गए, जिसकी वजह से इसका 1 जीरो चला गया, इसका 1 जीरो चला गया। लगभग सारे जीरो कट हो गए, हम देख रहे हैं सारे जीरो कट हो गए। टारगेट यही होता है कि सारे जीरो को कट करना है। सारे जीरो तो कट हो गए, पर अभी 3 लाइन्स आए। रो कितने हैं, 4 है, कॉलम कितने हैं, 4 है, मैच नहीं हो रहा है। तो फिर से हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस नंबर ऑफ रोज नॉट, सॉरी नंबर ऑफ रोज नहीं, नंबर ऑफ लाइन्स। ओके, रोज नहीं, नंबर ऑफ लाइन्स नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर लाइन नहीं है, तो देयर फॉर फर्दर सोल्यूशन इज पॉसिबल। फर्दर सोल्यूशन इज, फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल है, तो अगेन वही काम, एलिमेंट ऑफ चेंज थीटा फाइंड करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ये इतना कब तक चलते रहेगा, देखो आपके सिलेबस में क्लियर कट मेंशन किया हुआ है,
आई थिंक अप टू 3 इटरेशन या 2 इटरेशन, जस्ट मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। आपके सिलेबस में लिखता है अप टू मैक्सिमम 2 इटरेशन आफ्टर रो एंड कॉलम मिनिमाइजेशन। कॉलम मिनिमाइजेशन के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 इटरेशन तक के समा सकते हैं। मतलब देखो इसके बाद तो फाइनल अपना आंसर आ ही जाएगा लगभग, या नहीं आएगा तो 2 इटरेशन, जैसे कॉलम मिनिमाइजेशन का 1 इटरेशन तो हम कर चुके हैं, ये दूसरा है, तो लगभग इसके बाद आ ही जाएगा आंसर। तो इसको लेके टेंशन मत लीजिए कि ये कब तक करते रहना है। आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई अप टू 2 इटरेशन, मतलब कॉलम मिनिमाइजेशन में एक बार आपने ऑप्टिमैलिटी की, वहां पर नहीं आया तो दूसरी बार की, उसमें नहीं आया तो तीसरी बार आपने की, उसके बाद तो पक्का आ ही जाएगा। मतलब 2 बार एलिमेंट ऑफ चेंज आपको फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं। तो एलिमेंट ऑफ चेंज यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा, जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है अ, उनमें सबसे मिनिमम मेरा दिख रहा है 4। ओके, तो यहाँ पर फिर से मेरा क्या हो जाएगा, वही काम, अनकवर्ड में से माइनस करो, कवर्ड को कुछ मत करो, इंटरसेक्टेड में प्लस कर दो। तो इंटरसेक्टेड यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर इंटरसेक्ट एक ये दिख रहा है 5, और एक ये दिख रहा है 0। ये दोनों इंटरसेक्टेड दिख रहे हैं, हम क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे। बाकी कवर्ड यहाँ पर देखो 1 कवर्ड में आ रहा है, तो इसको कुछ करना नहीं, और जितने भी अनकवर्ड है उसमें से माइनस कर देंगे। तो चलो स्टेप 5 हम परफॉर्म करते हैं। स्टेप 5 क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप 5 हो जाएगा हमारा अगेन इम्प्रूवमेंट मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा हमारा इम्प्रूवमेंट मैट्रिक्स। और इम्प्रूवमेंट मैट्रिक्स है तो वही सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं बार बार। ओके, पर आपको तो लिखना है, मेरे पास फीचर है कि मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, आपको लिखना पड़ेगा। कॉपी कर कॉपी कर लिया मैंने, अब नीचे लाके पेस्ट कर देता हूँ। लाके पेस्ट कर। ओके, अब एलिमेंट ऑफ चेंज क्या है मेरा, मेरा एलिमेंट ऑफ चेंज है 4, तो ये सारी चीज़ें रब कर देता हूँ। 1 मिनट, चलो लाइन अभी रफ नहीं करता, क्योंकि वो हमारे काम आएंगे। तो 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 1, 9 माइनस 4 5। ओके, अब ये कवर्ड है, इनमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब जो भी चेंज आएगा इसमें 5 में और 0 में आएगा, तो 5 प्लस 4 9, और 0 प्लस 4 4। ओके, तो रब कर देते हैं इनको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 9 आ जाएगा, और ये 0 प्लस 4। ओके, क्योंकि ये इंटरसेक्टेड थे, यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये दोनों इंटरसेक्टेड थे, तो इनमें 5 प्लस 4 9, और 0 प्लस 4 4 ही आएगा। तो ये 9 और 4, बाकी तो सब कवर्ड है, तो उसको लेकर कोई टेंशन ही नहीं है, कवर्ड को तो कुछ करना नहीं होता है। अब क्या करते हैं, अब फिर से ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दिया ऑप्टिमलिटी टेस्ट, इम्प्रूवमेंट मैट्रिक्स, और उसके बाद ऑप्टिमलिटी टेस्ट। तो चलिए अब यहाँ पर मार्क कर देते, कितने जीरो है, 3 जीरो है, यहाँ पर कितने जीरो है, 2 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो, 1 जीरो। अब वही पैटर्न अपनाना है। सबसे ज़्यादा जीरो किसके पास है देखो, तो J2 के पास है, J3 के पास है, M3 के पास है, M1 के पास है। कौन अच्छा लग रहा है भाई हमको, हमको अच्छा लग रहा है M1, तो उसको क्या कर दिया, कट कर दिया। तो जो आपको अच्छा लगे बस उसी पे कट करना स्टार्ट, ठीक है। तो इसके 3 जीरो चले गए, इसका तो कुछ नहीं है, इसके 3 थे 2 बचे, इसके भी 3 थे 2 जीरो बचे, इसका 1 जीरो था चला गया। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो अब दिख रहा है किसके पास, M3 के पास दिख रहा है, तो चलो कट कर दिया। तो इसके 3 जीरो तो चले गए, क्या हो गया, इसके 2 जीरो थे 1 बचे, इसके 2 जीरो थे 1 बचे, इसके 2 जीरो थे 1 बचे। ओके, इसका तो गायब है। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो, अब हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो देखे तो 2 है, M2 के पास है। तो क्या हुआ, इसके 2 जीरो गए, इसका तो ठीक है 1 बचा हुआ है, इसका 1 था खत्म हो गया, इसका 1 था खत्म हो गया। ओके, अब हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो J4 के पास है और M4 के पास है, जो अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा वर्टिकल लाइन में डिजाइन कर देते हैं हम लोग।
तो ये और ये कैंसिल हो गए। अब कितनी लाइंस आ गई? 4 लाइंस आ गई। रोज कितने हैं? 4 है। कॉलम कितने हैं? 4 है। सारी चीजें सेट हो गई अब। तो यहां पर आप लिखेंगे सिंस नंबर्स ऑफ लाइंस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव, देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव। आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। अगर अब आपका जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जा रहा है, तब आपको क्या करना है? आपको असाइनमेंट के लिए जाना है। तो चलिए अब असाइनमेंट के लिए चलेंगे। तो इसी पार्ट को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, आपको फिर से लिखना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 6 होगा हमारा क्या? असाइनमेंट। कॉपी कर लिया मैंने इसको, कॉपी, नेक्स्ट पेज पे ले जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, पेस्ट कर दिया। अब इस स्टेप का नाम क्या होगा हमारे? इस स्टेप का नाम होगा स्टेप नंबर 6, असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब बॉक्स करना, फाइनल स्टेप। तो क्या करते हैं हम लोग? सारे लाइन, सारी चीज़ें मिटा देते हैं। ओके, चलो ये हो गया सब। जहाँ पर लाइन्स इक्वल आ गए थे, बस उसी पार्ट को मैंने कॉपी कर लिया है। ओके, सारे लाइन्स हटा दें। अब क्या करता हूँ, सिर्फ रो के जीरो लिखूंगा, सिर्फ रो के। याद रखना, असाइनमेंट जब आप कर रहे हैं ना, तो सिर्फ रो के जीरो लिखिए। तो यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, 2 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो। अब आप जब आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहे थे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर रहे थे, तब आप देख रहे थे सबसे ज्यादा जीरो किसके पास है। पर जब आप असाइनमेंट करेंगे ना, तब आप देखिए सबसे कम जीरो किसके पास है, और सिर्फ रो में, कॉलम की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो देखता हूं, तो मैं सबसे कम जीरो तो M4 के पास है। तो मैंने उसके जीरो को क्या कर दिया, बॉक्स कर दिया। और उस कॉलम में कहीं भी और जीरो दिख रहा है तो उसको कट कर दिया, और उस रो में कहीं और जीरो दिख रहा है तो उसको भी कट कर दिया। जिसकी वजह से क्या होता है, इसका एक जीरो तो बॉक्स हो गया, इसके पास 2 जीरो थे, एक बचा। ओके, सॉरी 3 जीरो थे इसके पास। ओके, मैंने लिखने में गलती कर दी। यहाँ पर इसके पास 3 जीरो थे। 3 जीरो जाने के बाद यहाँ पर क्या बचे? 2 जीरो। अरे अब केस तो ये हो गया, सबसे कम जीरो किसके पास है। अब यहाँ पर 2 रो है, जहां पर जिसके पास क्या है, सबसे कम जीरो है। और सबसे कम जीरो में भी 2 जीरो है। आपके पास 2 जीरो अवेलेबल है कि आप इस जीरो को बॉक्स करें कि इस जीरो को बॉक्स बॉक्स करें। तो देखो, ये केस एक्चुअली अल्टरनेट सॉल्यूशन का भी हो रहा है। अनबैलेंस के साथ साथ इसमें अल्टरनेट सॉल्यूशन भी आ रहे हैं, तो जिसके बारे में हम अगले सेशन में बात भी करने वाले हैं। पर यहाँ पर समझ लीजिए कि जब आपके पास ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हो कि मैं इस जीरो को भी बॉक्स कर दूं या इस जीरो को भी बॉक्स कर दूं, तो इसको अल्टरनेट सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ओके, तो जब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो, तो चलो मैं J3 को बॉक्स कर लेता हूँ। तो क्या करना है, इस कॉलम में और कहीं भी जीरो है तो उसको कट कर दो। कट कर दिया भाई, ये जीरो और ये जीरो। ये बोलता है इस रो में और कहीं भी जीरो दिख रहा है तो वो भी कट कर दो। मैंने ये भी कट कर दिया। तो क्या हुआ, इसके सारे जीरो चले गए। पर इसका क्या हो गया, इसका भाई एक ही जीरो बचा, और इसके 2 जीरो बचे। अब सबसे कम जीरो किसके पास है? अब सबसे कम जीरो तो 1 है भाई, M2 के पास है। चलो मैंने बॉक्स कर दिया इसको। तो इस कॉलम में और कहीं जीरो है क्या? यस, ये है, कट कर दिया। रो में कहीं है क्या? नहीं, कहीं नहीं। यहाँ पर तो एक ही बचा, और इसी को क्या करना पड़ेगा, अपने को बॉक्स करना पड़ेगा। ओके, तो इसके बाद ये पूरा रफ काम है, इसको हमने क्या कर देना, पूरा साइड कर देना। ओके, तो अगर ये चीज बॉक्स नहीं समझी, एक बार फिर से वीडियो पॉज करके धीरे धीरे देखिए कि किस तरह से बॉक्स मैंने की है। तो ये मेरा असाइनमेंट तैयार हो गया। अब असाइनमेंट तैयार होने के बाद फाइनल आंसर आपका रेडी हो जाता है। ओके, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर assignment can be done as follows. Assignment can be done as follows. अब अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जॉब को मशीन असाइन करनी है। ओके, जस्ट एक बार क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द असाइनमेंट ऑफ जॉब टू मशीन। ओके, जॉब को मशीन असाइन करना है। तो पहले मैं क्या लिख दूंगा, जॉब्स। ओके, मैंने लिख दिया जॉब्स। ओके, फिर यहां पर लिख दिया मैंने मशीन।
अच्छा ये सब क्यों करना है, जॉब्स को मशीन क्यों, अगर टू मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा मिनिमम कॉस्ट। ओके, अब जॉब कौन कौन से भाई, जॉब है मेरे पास क्या थे, J1 J2 J3, एक्चुअली देखा जाए तो मेरे पास जॉब इतने ही थे। J4 तो मेरा डमी था, ठीक है J4 भी लिख लेते हैं, डमी लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो अब मशीन J1 का बॉक्स किसके ऊपर आया, J1, और इसका बॉक्स M1 के ऊपर आया तो M1। J2 इसका बॉक्स किसके ऊपर आया, M2 के ऊपर आया। ओके, J3 इसका बॉक्स किसके ऊपर आया, M3 के ऊपर आया। और J4 इसका बॉक्स किसके ऊपर आया, M4। J4 नाम का जॉब ही नहीं है तो M4 मशीन को असाइन होगा भी नहीं, फिर भी ठीक है। अब मिनिमम कॉस्ट क्या होगा, अब इसके लिए हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन में J1 और M1 के प्लेस पे जो है वो 20, J2 M2 के प्लेस पे है 15, 21, और J4 कहाँ है भाई, बैलेंस मैट्रिक्स में देख लेता हूँ, J4 M4 पे 0 है, तो 20 15 21, 20 15 21, और यहाँ पर तो क्या है 0 है, तो आप क्या कर दीजिए, इसे ऐड कर दीजिए, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर 3 और 2 2 4 एंड 5 56, तो ₹56। तो देयर फोर मिनिमम कॉस्ट इज ₹56, या ऑप्टिमम मिनिमम कॉस्ट इज ₹56। अच्छा, कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सी मशीन आइडल रहेगी, आइडल मतलब कौन सी मशीन को काम नहीं मिलेगा। बिल्कुल M4 मशीन को काम नहीं मिलेगा, क्योंकि M4 मशीन को जो काम मिल रहा है वो J4 का है, और J4 नाम का कोई जॉब ही नहीं था, वो तो हमारा डमी जॉब था। ओके, मतलब M4 मशीन क्या रहेगा, आइडल रहेगा, उसको कोई काम नहीं मिलने वाला है। तो दैट्स ऑल विद द अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। जितने पॉसिबल केसेस हो सकते थे, अगर सॉल्यूशन फर्स्ट टाइम में ऑप्टिमल नहीं आया तो कैसे एलिमेंट ऑफ चेंज अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें लेकर मैंने कवर कर दी है। कोई सम हो सकता है जो पहले स्टेप में ही सॉल्व हो जाए, तो आपको बस स्ट्रैटेजी यही रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे अगले सेशन में।